आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा जो हमने लास्ट क्लास में देखा था उससे, ताकि हमारे पास थोड़ा सा बैकअप रहे कि हमने क्या क्या पढ़ा था और क्या हमने और थोड़ा बहुत पढ़ना है, उसको देखते हुए चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट तरह के सी के ऑपरेटर्स और उसके फंक्शंस वगैरह देखे थे, जिसके अंदर हमारे पास सी के करेक्टर्स के बारे में था। एक करेक्टर को अगर हमने किसी कोड के अंदर लिखना है तो उसको किस तरह से लिखा जाता है, तो हमने उसके साथ बैक स्लैश का जो थी एक एडिशन की थी। बैक स्लैश के साथ सिंगल कोड, इसका मतलब ये कि आप सिंगल कोड प्रिंट करना चाह रहे हो। बैक स्लैश के साथ डबल कोड, इसका मतलब ये कि आप डबल कोड प्रिंट करना चाह रहे हो। डबल बैक स्लैश अगर आप किसी डबल कोड के अंदर लिख रहे थे तो इसका मतलब ये था कि आप चाहते हो कि बैक स्लैश प्रिंट हो। फिर उसके बाद आपने कुछ और चीज़ें, कुछ और लाइन टाइप देखी, जैसे बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन आपके पास कर रहा था कि जिस लाइन के ऊपर भी आप काम कर रहे हो उस लाइन को छोड़ के वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, न्यू लाइन आपको जनरेट करके दे रहा था। फिर बैक स्लैश टी है आपके पास। बैक स्लैश टी क्या कर रहा होता है, आपका टैब का काम कर रहा होता है कि जैसे ही आप इस चीज़ को लिखते हो तो आपका जो कर्सर है वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टैब या एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस के बाद आगे बढ़ जाता है। फिर बैक स्लैश डी था आपके पास। बैक स्लैश डी के अंदर आप एक सिंगल बैक स्पेस कर रहे होते हैं। टैब और सिंगल स्पेस बार के अंदर क्या डिफरेंस है? टैब जो है आपके पास एक साथ 6 या 7 स्टेप्स या 6 या 7 प्लेसेस को स्किप करके आगे 8वीं या 7वीं प्लेस पे आ जाता है। जबकि आपके पास एक सिंगल स्पेस बार, जब आप एक सिंगल सिंगल दफा स्पेस बार प्रेस करते हो तो वो सिंपल एक कैरेक्टर को आगे मूव कर रहा होता है। फिर हमने इसके बाद देखा था कि प्लस का जो ऑपरेटर है उसका यूज किस तरह से। अगर आप प्लस या जो आप बात करते हो कि कॉन्सेंट्रेट क्या है और आपके एडिशन वगैरह क्या है, तो उसके लिहाज से हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि अगर आप किसी चीज को ऐड करना चाहते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि कोई दो नंबर जो है, तो इंटीजर जो है वो आपस में ऐड हो, तो आप उसका रिजल्ट जो है वो सिंपल 10 20 30 40 करके लिख रहे होते हो। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग की बात करते हो तो स्ट्रिंग ऐड नहीं होता, स्ट्रिंग को कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन मुराद ये है जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास दोनों मिलाकर एक काम हमारे पास जनरेट हो रहा होता है। वैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन होकर आपके पास वो चीज जनरेट हो जाती है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल थी आपके पास एडिशन में आप कर रहे थे 10 + 20, तो आपके पास 30 लिखा हुआ आ रहा था इन द आउटपुट। जबकि जब आप कंसंट्रेशन की बात करते हो तो कंसंट्रेशन के अंदर 10 और 20 को आपने डबल ब्रैकेट के अंदर लिखा था, और यही डबल ब्रैकेट आफ्टर कंसंट्रेशन 10 20 लिखा हुआ आ रहा था, एज अ स्ट्रिंग काउंट हो रहा था। जब भी आपको किसी नंबर को एज अ इंटीजर या एज अ नंबर ट्रीट करना होता है विद एडिशन, तो उसको हम एडिशन बोलते हैं, और वो फिर आपको उसका सम प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन अगर आपको किसी नंबर को या किसी चीज को एज अ स्ट्रिंग काम करोगे तो ऐसे मेथड को, ऐसी एडिशन को आप कंसंट्रेशन बोलते हो, जैसे यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ नजर आ रहा है। फिर आपके पास सी बुलियन आया था। का बुलियन का हम बहुत कम यूज करते हैं, रेयरली यूज हो रहा होता है हमारे पास, बहुत ऑफनली यूज हो रहा होता है। इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर हमारे पास सिर्फ यस नो, 1 0 ट्रू फॉल्स, सिर्फ इस तरह की चीजें आ रही होती हैं, या तो ये ठीक है सर। होता है या ये फॉल्स वैल्यू दे होता है। सिंपल ये काम कर रहे थे हम, हमने इसकी वैल्यूज को चेक किया था। फिर हमने बात की थी हमारी कंडीशंस की। कंडीशन के अंदर क्या था हमारे पास, कंडीशन के अंदर हम चेक कर रहे होते हैं दो डिफरेंट वेरिएबल्स को, दो डिफरेंट वैल्यूज को, दो डिफरेंट फैक्टर्स को, दो डिफरेंट प्लेसेस को आपस में लॉजिकली चेक किया जा रहा होता है कि क्या इसकी लॉजिक, जो भी बीच में आपने लॉजिकल ऑपरेटर लगाया है, क्या ये दोनों चीजें उसको फुलफिल कर रही हैं, पॉजिटिव आंसर आ रहा है या नेगेटिव आंसर आ रहा है। और फिर हमने उस लॉजिक को अपने हिसाब से, अपनी कंडीशन के लिहाज से उसके अंदर हमने मिक्सअप किया था, या उसके लिहाज से हमने उसको ढाला था। जैसे हमारे पास डिफरेंट जो कंडीशंस थी, हमारे पास लेस देन की थी, लेस देन और इक्वल्स टू की थी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, सिर्फ इक्वल्स टू था, नॉट इक्वल्स टू था हमारे पास। अच्छा, अब जो सिर्फ इक्वल्स टू था जिसके अंदर हमने डबल स्पेस बार दबाया है, और इसके अंदर और सिंगल
स्पेस बार के सिंगल जो आपके पास इक्वल्स टू है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, इस चीज को यहाँ पे देख लो। आई गेस मैंने इसको लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, अगर याद है तो। अगर आप चीज लिखते हो a इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब ये है कि b के अंदर जो भी वैल्यू मौजूद है, b का जो भी इंटीजर या b वेरिएबल के अंदर जो भी काम मौजूद है, जो इसकी वैल्यू है, वो असाइन हो जाए a को भी। अगर b 5 है तो a भी क्या हो जाए, 5 हो जाए। मोहसिन जरा पेन से खेलना बंद करो। तो ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब आप पेन यूज करते हो तो नाम लिखा हुआ आ रहा होता है, तो काइंडली कोशिश करो कि पेन को यूज ना करो, पेन का यूज सिर्फ टीचर्स के लिए। ओके, ये था आपके पास सिंगल इक्वल्स टू सर का। वो गलती से वो टैग कर रहा था मैं एकदम। क्या होता है, आप दूसरे वाले वेरिएबल की जो भी वैल्यू है उसको असाइन होती है, आप फर्स्ट वाले को या इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है उसको वही वैल्यू सेम एज इट इज असाइन कर देते हैं। हाँ, जो बाद में वैल्यू आ रही होती है, जैसे यहाँ पे बी लिखा हुआ, बी का जो भी वेरिएबल होगा वो चेंज नहीं होता। ऐसे हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो भी आपके बी का वेरिएबल है वो आपने इस इक्वल्स टू की वजह से यहाँ ए के अंदर भी वही सेम एज इट इज चीज कॉपी पेस्ट कर दी है। लेकिन अगर आप यही चीज डबल इक्वल्स टू के साथ लिखते हो, ए इक्वल्स टू बी, इसका मतलब ये होता है कि आप चेक कर रहे हो कि क्या ए बी के बराबर है या नहीं। अब यहाँ पे कोई वैल्यू कॉपी नहीं हो रही, यहाँ पे एक लॉजिक जनरेट हो रहा है जिसके अंदर हमें चेक करना है कि क्या दोनों वैल्यू सेम है, कुछ उसके अंदर सिमिलरिटी मौजूद है या नहीं। अगर सिमिलरिटी मौजूद है तो हमारी वैल्यू ट्रू हो जाती है, हम उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर देते हैं जो भी। सर जी, फर्क क्या है इन दोनों में? इन दोनों में ये बी बराबर असाइन होने में और इक्वल टू होने में। साइन होने में और इक्वल टू होने में, देखो यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा और इजी करके चलते हैं। लेट्स से आपकी बी की वैल्यू क्या है, 5, सही है। आपकी बी की वैल्यू क्या है, 5। इस स्टेप के बाद, सही है, इस स्टेप के परफॉर्म होने के बाद आपकी ए की वैल्यू भी 5 हो जाएगी और बी की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है यस सर। ओके, लेकिन अगर मैं इसी बी के साथ इस कंडीशन को रन करता हूं तो मेरी बी की वैल्यू तो 5 होगी, लेकिन ए की वैल्यू जरूरी नहीं कि 5 हो। जहां पे वो सिर्फ चेक कर रहा है, इस कंडीशन में वो बी की जो भी वैल्यू है उठाकर ए को असाइन कर देता है, ए को दे देता है कि भाई ए के पास कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ चेक हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारे पास कौन कौन है, मोहसिन, आमिर और जिशान है। मैं कहता हूँ कि जिशान के 5 नंबर हैं, लेट से, और मैं कहता हूं कि आमिर और जिशान एक जैसे हैं, या आमिर, मोहसिन और जिशान एक जैसे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे 5 नंबर आमिर को दिए, जिशान को दिए थे, वही 5 नंबर मोहसिन के पास भी चले गए, वही 5 नंबर समझा दिए कि 5 नंबर जैसे जिशान के पास थे तो वो कॉपी हो गए मोहसिन के पास भी और आमिर के पास भी। अब आमिर के पास भी 5 है, मोहसिन के पास भी 5 है, लेकिन जिशान के नंबर के ऊपर कोई चेंज, कोई मसला नहीं हुआ। निशान के इस 5 नंबर पे कोई मसला नहीं होगा, निशान के पास 5 नंबर ही रहेंगे। जबकि दूसरी कंडीशन में जब आप a इक्वल टू बी लिखते हो, मैं कहता हूं कि निशान के पास 5 नंबर है किसी भी, कोई में असाइनमेंट में, किसी दूसरी चीज में। अब मैं आपसे कहता हूं कि यार चेक करो क्या आमिर के पास भी 5 नंबर है या नहीं। अब मैंने आमिर को ये नहीं कहा कि आमिर के पास 5 नंबर होंगे, मैंने सिर्फ ये बोला है कि चेक करो आमिर के पास 5 नंबर है या नहीं। अब जो नहीं है सर। जी, क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ सर 5 नंबर नहीं यानी 6 हो मेरे पास। हो सकता है आपके पास 6 हो सकता है आपके पास 7 हो सकता है आपके पास 3-4 नंबर हो। अब आपने क्या करा है, यहाँ ठीक है सर। चेकिंग की बात करिए कि आप जाकर उस वैल्यू को चेक कर लो। अब इस चेकिंग के बाद अब वो डिसाइड करेगा कि क्या वैल्यू ट्रू है, क्या उसके पास भी 5 है या उसके पास 5 नहीं है।
अगर तो 5 है तो वेल एंड गुड, अगर 5 नहीं है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। कंडीशन ट्रू कब होती है, जब आपकी कंडीशन ओके हो। अब यहाँ पे हम इक्वल्स टू की कंडीशन देख रहे हैं, सही है। अब जब मैं इक्वल्स टू की कंडीशन देखूंगा तो मैं देखूंगा कि 5 नंबर है या नहीं। अब लेट्स से कि आप मेरे पास 6 नंबर है, तो बताओ क्या कंडीशन मेरी ट्रू होगी या नहीं। नो सर। एक सेकंड देना मुझे। सर ट्रू नहीं होगी। ईशान बोल। हाँ बोलो। अपना मुंह खाली कर दे। क्या? सर मैं बोलो तो ये ट्रू नहीं होगा। तो ये ट्रू नहीं होगा। अब देखो, हम हमेशा हम लास्ट क्लास में यही पढ़ रहे थे कि अगर वैल्यू ट्रू है तो ही बॉडी की वर्किंग होगी, वरना बॉडी की वर्किंग नहीं होगी, हम बॉडी से बाहर चले जाएंगे। अगर वैल्यू ट्रू नहीं है तो क्या होगा, वो कहने का यार फॉल्स है, उसके मेरे जैसे नहीं है, अफसोस होगा उसको, तो ये वो इस कंडीशन से बाहर चला जाएगा। अगर तो वैल्यू ट्रू है तो वो आगे बताएगा कि हाँ वैल्यू ट्रू है। अब जो भी उस बॉडी के अंदर लिखा होगा, ट्रू के बाद जो भी बॉडी में लिखा होगा वो वर्किंग कंडीशन करेगा। जब भी हम नॉट लगाते हैं किसी चीज के साथ तो हम नॉट को इस साइन से शो करते हैं, हम नॉट को इस एक्सप्लेनेशन मार्क से शो करते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जहाँ तक आप लोग की बात क्लियर हो गई। फिर वही लास्ट क्लास के लिहाज से कि हम कंडीशन किस तरह से देख रहे थे, हम इफ एल्स को देख रहे थे, सॉरी हम इफ को देख रहे थे, फिर एल्स आया, एल्स इफ आया और स्विच आया। लास्ट क्लास में हमने 3 चीजें देखनी थी, इफ एल्स एल्स इफ। आज की क्लास में हम थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे और हम देखेंगे स्विच के बारे में। चलो, अगर मैं इसी के लिहाज से बात करता हूँ इफ, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह कह रहे हो कि आपको याद नहीं है आप लोगों को, तो इफ क्या करता है, कंडीशन चेक करता है। सर आवाज नहीं आ रही है, माइक बंद हो गया आपका शायद। हाँ वो मैंने म्यूट करा हुआ इसलिए आवाज नहीं आ रही थी, मैं गाइड कर रहा था किसी को। तो क्या है, हम बात कर रहे थे इफ की, तो ये जो लास्ट क्लास में आपके पास इफ था। अब अगर इफ की बात करते हैं तो इफ के अंदर क्या होता है, आपके पास कंडीशन गिवन होती है, सही है। इफ के अंदर आपके पास कंडीशन गिवन होती है, इस कंडीशन के लिहाज से क्या होता है, आप चेक करते हो कि चीज ओके है या नहीं। अब जैसे अभी आपने ऊपर ट्रू या फॉल्स की वैल्यू चेक करी थी, वही कंडीशन यहाँ पे लिखी होगी, ए इज लेस देन या ए इज ग्रेटर देन बी। अगर तो वैल्यू ट्रू है तो वो इस ब्लॉक जहाँ पे लिखा ना ब्लॉक ऑफ कोड, तो यहाँ वाली चीज को रन करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो इससे बाहर निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीचे एग्जाम्पल आपके पास गिवन है, आपसे कहा जाता है इफ 10 इज ग्रेटर देन 18, और सॉरी इफ 20 इज ग्रेटर देन 18। अब मुझे बताओ क्या 20 ग्रेटर देन है 18 से या नहीं? यस सर। 18 से बड़ा है। अब वैल्यू क्या हो गई, ट्रू। जैसे वहां हम इक्वल टू की देख रहे थे, वैसे यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई आपके पास, ट्रू। अब वो इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेगा, मतलब वो रन क्या करेगा, प्रिंट कर देगा 20 इज ग्रेटर देन 18। अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है, अगर ये वैल्यू फॉल्स होती तो वो इसको प्रिंट नहीं करता, वो इस वाली लाइन पर आ जाता नीचे। बात क्लियर है?
यस सर। सॉफ्टवेयर का मसला। ओके, फिर ये हो गया आपके पास इफ के बाद आपके पास आता है इफ एल्स, सिर्फ एल्स की कंडीशन। एल्स की कंडीशन उस वक्त लगाई जाती है जब आपके पास दो कंडीशन हो। सही है, दो कंडीशन में क्या होता है, जैसे हम अक्सर ऐसा कहते हैं ना यार, या तो ये काम होगा, अगर ये हुआ तो ये काम होगा, वरना ये काम परफॉर्म नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, नहीं अगर आपको याद हो सीएलडी में आपने एक एग्जांपल देखी थी कि अगर संडे है या छुट्टी है तो बंदा घर जा सकता है, वरना वो बंदा घर नहीं जा सकता। ये दो कंडीशन थी, या उसको छोड़ दो, अभी आपको मैं कंडीशन देता हूं कि अगर तो संडे है तो आप घर जा सकते हो, वरना आप घर नहीं जा सकते। अब इसके अंदर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, जब आप संडे को देख रहे हो कि यस एल्स, दूसरी चीज यहाँ पे पहली कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन जो आपको पता है कि अगर ट्रू हुई तो ये काम परफॉर्म करना है, अगर ये ट्रू नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन परफॉर्म कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने पासवर्ड रखा किसी भी चीज का, अब पासवर्ड रखने के बाद क्या होता है, दो काम होते हैं, या तो आपका पासवर्ड आपने सही एंटर कर दिया होता है, या आपने पासवर्ड गलत एंटर किया होता है। अगर आपने पासवर्ड सही डाला तो उसका मतलब यह है कि आपने ये इफ वाला काम करा है। इफ कंडीशन ट्रू है, आपका पासवर्ड सही है, तो फिर आपकी एप्लीकेशन खुल जाए। अगर पासवर्ड सही नहीं है तो एल्स में आपको एक मैसेज नजर आ जाए कि यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। फिर वैसे ही आपके पास एक और इफ एल्स की कमांड है। फिर आता है आपके पास सर एक सेकंड, जी एक स्लाइड ऊपर करेंगे सर। ये एल्स की स्टेटमेंट में क्या प्रिंट होगा? ओके, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आगे पास दिया हुआ है टाइम क्या 20, सही है, टाइम आपने क्या लिया हुआ है 20। अब आपसे कहता है कि इफ की कंडीशन में इफ टाइम इज लेस देन 18, क्या टाइम 18 से छोटा है? क्या आपका टाइम नहीं, से छोटा है? नहीं है छोटा, नहीं, नहीं। सही है। अब वही वाली बात, अगर ये कंडीशन इफ की नहीं सही तो मैं इतना ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलाऊंगा, सही है। मैं इफ के बाद डायरेक्ट जो है जंप करूंगा, मैं इतना कोड नहीं चलाऊंगा, मैं यहां से डायरेक्ट जंप करके कहा जाऊंगा एल्स पे। जैसे ही मैं डायरेक्ट एल्स पर आया, अब एल्स के अंदर कुछ भी लिखा हो, क्योंकि यहाँ पे कोई हम कंडीशन नहीं देते, तो कुछ भी एल्स में लिखा हो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आउटपुट क्या दे रहा है, ये गुड इवनिंग, ऑटोमेटिकली गुड इवनिंग आपका आउटपुट के अंदर प्रिंट हो जाएगा। जैसे आपने फिक्स करा आपका एक कोड है, लेट्स से कि एम्स 1 2 3 आपका कोड है। अब आपने डाला एम्स 1 2 3 4, इफ की कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। जैसे ही आपका पासवर्ड फॉल्स होता है, आपको एल्स की कंडीशन ऑटोमेटिकली जनरेट नजर आ जाती है कि आपने जो पासवर्ड डाला है वो सही नहीं है। फिर इसके बाद आता है आपके पास इफ एल्स इफ। एल्स इफ क्या करता है, अभी तक आपने जो कंडीशंस देखी हैं वो दो कंडीशंस के ऊपर मुश्तमिल थी, दो कंडीशंस पे काम कर रही थी कि अगर एक कंडीशन सही है तो एक कंडीशन सही नहीं तो दूसरी ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास दो कंडीशंस होती हैं, या कहो कि तीन कंडीशंस होती हैं, या तो लेफ्ट होगा, या राइट पे जाएगा, या बंदा बिल्कुल सेंटर में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप इंटर वगैरह पास आउट करके आते हो, आपके पास तीन ग्रेड्स होते हैं, या तो आपकी फर्स्ट डिवीजन होगी, या आपकी सेकंड डिवीजन होगी, एल्स आप क्या होगे, फेल कंसीडर किए जाते हो। ऐसा ही है। तो यहाँ पे भी तीन कंडीशन है। आपको बता दिया कि यार अगर आपकी जीपीए, आपके मार्क्स लेट से 1000 में से 700 प्लस है, 700 से ऊपर है तो आपका ए ग्रेड है। अगर आपके 700 से कम है लेकिन लेट से 400 से ऊपर है तो आपका बी ग्रेड या सेकंड ग्रेड है, सेकंड डिवीजन है। एल्स अगर ना तो आपकी ना तो आपका ए ग्रेड है ना बी ग्रेड है, या कहो कि सेकंड डिवीजन ना फर्स्ट डिवीजन है, एल्स आप क्या हो,
फेल दो। ये 3 कंडीशन थी जो हमने अपनी लास्ट क्लास में देखी थी। फिर इसके बाद मैंने आपको असाइनमेंट दिया था शॉर्ट हैंड इफ एल्स का, क्या आपने वो कर लिया है? अब ये नहीं कहना कि नहीं करा, क्योंकि अब ये 2 हफ्ते हो गए। क्या आपने कर लिया है? क्या असाइनमेंट था सर? वेरी गुड। शॉर्ट हैंड इफ एल्स, ये टर्नरी ऑपरेटर। मुझे यकीन था कि आप लोगों ने नहीं करा होगा इसको। प्रोग्राम बनाना था सर इसका। प्रोग्राम नहीं बनाना था, इसके बारे में पढ़ना था, लिखना था, जैसे बाकी कमांड्स थी आपकी। यही थी, ठीक है। और कुछ नहीं। फिर उसके बाद हमने कुछ कोड्स देखे थे। इन कोड्स के अंदर आपके पास था कि आप अपनी एज को कैसे प्रिंट करते हो। तो ये कोई भी चीज आपने ली, उसको एज को कैसे प्रिंट करना है, या आपने ये स्टेरिक्स जो है वो कैसे प्रिंट करना है। अच्छा, अगर आपको मैं इन स्टेरिक्स के बगैर, इन स्टेरिक्स की जगह एक पैरामीटर वाला स्टेरिक दूं, तो आप किस तरह से उसको प्रिंट करोगे? सोचा आपने इस बारे में? आपको यूज करना पड़ेगा \t, टैब की कमांड यूज करनी पड़ेगी। आपको क्या यूज करना पड़ेगा? \t। अब ये आपको देखना है कि आपने \t कितना लगाना है, 2 दफा लगाना है, 3 दफा लगाना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। फिर इसके बाद आपके पास कर यहाँ पे जो है हमारे पास बिल्कुल एक ही जो नंबर और उतने ही लाइनें थी, तो हमने सिंपल क्या यूज करा था? control.writeLine और सिंपल वर्ड यूज किए थे। फिर कोई सवाल पूछना है इसमें? नो सर। तो ये समीर पूछ रहा है कि \t वाली बात देखो, अभी तो आपके पास पैरामीटर इस फॉर्मेट के अंदर दिए हुए हैं, सही है। अब अगर आपको अपना सी का पेपर याद हो, तो आपके पास किस तरह के आए थे? आपके पास समथिंग इस तरह से आए हुए थे, कुछ स्पेस बार दे के एक स्टेरिंग दिया हुआ था, फिर एंटर करके आपके पास यहाँ पे 2 स्टेरिंग दिए हुए थे। कुछ याद है इस तरह की चीज? आपके पास फिर यहाँ पे 3 स्टेरिंग दिए हुए थे, फिर नीचे जाके आपके पास 4 स्टेरिंग दिए हुए थे। याद है इस तरह का पैरामीटर जो सॉर्टिंग के लिहाज से आपने सी के पेपर में दिया था? ये जो आप इतने टैब्स ले रहे हो, ये आप 2 कंडीशन से ले सकते हो। या तो आप कहीं पे कैलकुलेट कर लो कि आपने कितने ज्यादा स्पेस बार दबाने हैं। लेट्स से पहले वाले के अंदर 4 स्पेस बार दबाए, दूसरे वाले में 3 स्पेस बार, फिर इसमें 2, इसमें आपने सिर्फ 1 स्पेस बार दबाया, और फिर नीचे वाले में आपने कोई भी स्पेस बार नहीं दबाया, 5 जब आपने प्रिंट करने थे। या तो आप इसको इस तरह से प्रिंट कर सकते हो, या फिर आप टैब की कमांड यूज कर सकते हो। टैब की कमांड से क्या होगा? ये सारी चीजें 7 स्टेप आगे चली जाएगी। अब देखो, यहाँ के बाद अगर मैं टैब दबाता हूं, यहाँ के बाद जैसे ही मैंने टैब दबाया, मैं कितना आगे आ गया हूं। अब ये कितना आगे है? ये तकरीबन 6 to 7 प्लेसेस होती है। अभी अब आपने देखना है। अब ये वाला प्रोग्राम तो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आपका असाइनमेंट है, आपने ये वाले स्टेरिक को प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट क्या कह रहा है आपको? कि आपने ये वाला प्रोग्राम बनाना है जिसमें इस तरह से स्टेरिक आ रहे हैं। तुम लोग को असाइनमेंट दे दे के काम करवाना पड़ेगा, तुम लोग नहीं तो काम ही नहीं करोगे। अरे सारा मैं करूंगा तो फिर तुम लोग किस तरह से प्रोग्राम सीखोगे? फिर इसके बाद आपके पास एक कोड था, जिस कोड के अंदर आपने क्या करा था? डिफरेंट आपने क्या करा था? नंबर्स को प्रिंट करा था। अब इन नंबर्स के अंदर ये डिफरेंट चीजें जो थी आपने प्रिंट की थी। इसके अंदर आपके पास इंटीजर नंबर भी था, इसके अंदर आपके पास फ्लोट भी था, और इसके अंदर आपके पास क्या था? स्ट्रिंग भी था, सही है। फ्लोट भी था, इंटीजर भी था, और स्ट्रिंग भी था। अब जब बात करते हो इंटीजर की, इंटीजर के अंदर कोई फुल स्टॉप, कोई डेसिमल नंबर नहीं होता। जब बात करते हैं फ्लोट की, तो फ्लोट के अंदर आपके पास डेसिमल पॉइंट्स आता है, और
उसके साथ आप एक अदर छोटा सा f लिखते हो जैसे यहाँ पर है। तो ये डिनोट करता है कि ये वैल्यू आपके फ्लोट की है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो वो इस 0.5 को रीड नहीं करेगा, इसको एज अ इंटीजर काउंट कर रहा होगा। स्ट्रिंग के लिए डबल कोलन लगाना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे हमने डबल कोलन लगा दिया। फिर मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग और किसके अंदर डिफरेंस, करैक्टर के अंदर। करैक्टर एक अल्फाबेट होता है, स्ट्रिंग मोर देन वन अल्फाबेट्स होते हैं। स्ट्रिंग मोर देन वन अल्फाबेट होता है, इसलिए इसको मोर देन वन कॉमा के अंदर या कहोगे डबल कॉमा के अंदर लगाया जाता है, डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। जबकि करैक्टर जो है एक ही सिंगल वर्ड होता है, तो इसलिए उसको एक ही सिंगल कोट के अंदर लिखा जाता है। ये एक ट्रिक थी याद रखने की। फिर इसके बाद आपने देखा था नाम प्रिंट करना, कि आपने दो अलग अलग नाम दिए हैं, अब उसको मर्ज करके कैसे लिखना है, तो मर्ज करके लिखने का तरीका था आपके पास। फिर ये आपके पास थी वैल्यूज, किस तरह से आपने इसको लिखा था। इसके बाद जो आज की स्लाइड थी, जो हमने आज की स्लाइड में देखना है सर हाँ जी चलो चलो चलो। रीड लाइन क्यों यूज किया था आपने? जब यूजर इनपुट नहीं लेना तो मैंने ढूंढा था, वो मिला ही नहीं। क्या चीज? रीड लाइन क्यों यूज किया था आपने जब रीड यूजर लाइन यूज इनपुट किया नहीं जाता लेना था? है जब आपको किसी रियल वर्ल्ड सिनेरियो से इनपुट चाहिए हो, ठीक है, या रियल वर्ल्ड सिनेरियो से जो बंदा इनपुट दे रहा हो उसको आपने कहीं पे सेव करना है, तो आप अपना क्या यूज करते हो, रीड लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि आप अपना, जैसे आगे बात आता है कि आप अपना फर्स्ट नेम डालें। आप अपना फर्स्ट नेम किस तरह से एंटर करते हो, कीबोर्ड से, यही है ना। अगर आप यस सर। फेसबुक पे, हॉटमेल पे, जावा पे, जावा कह रहा हूँ, जीमेल वगैरह पे, याहू वगैरह पे आप अपना अकाउंट बनाते हो, वो कहता है अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। आप अपना फर्स्ट नेम कैसे एंटर करते हो, कीबोर्ड से या किसी और टच स्क्रीन से, ऐसा ही है। यस सर। तो वो जो आप कीबोर्ड से या रियल वर्ल्ड सिनेरियो जो टच स्क्रीन से दे रहे होते हो, वो इनपुट कहलाता है आपका रियल वर्ल्ड सिनेरियो या रियल वर्ल्ड का इनपुट। वो इनपुट जो बाहर से यूजर आपको प्रोवाइड करे वो कहलाता है रियल वर्ल्ड इनपुट। अब इस कंडीशन में कुछ चीज होती है जो आपका प्रोग्राम फिक्स होता है, जैसे पहले से ही फिक्स है, सही है, पहले से ही आपको उसको कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं, आपने जस्ट 5 दबाया और उसने आप उस चीज का आपको आउटपुट जनरेट करके दे दिया। तो वो चीज होती है पहले से फिक्स, कि इस वर्ड का मतलब ये है, इस वर्ड का मतलब ये है। बाहर से आप कोई चीज फिक्स करोगे तो उसके बाहर से आप कोई इनपुट दोगे तो फिर उसकी वर्किंग या उसको जो कहोगे वो कहोगे आप रियल वर्ल्ड इनपुट। आज का जो आपके पास टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। अगर हम इस चीज को बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, क्या चीज होती है आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म? What is polymorphism? The process of representing one form in multiple form is known. अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आपने इन लिखा हुआ, यहाँ पे है is known as polymorphism। वही वाली बात जब आप यहाँ क्लास में थे, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रूम के अंदर एंटर होना है या अगर आपको एम्स आना है, तो एम्स आने के आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, डिफरेंट रास्ते होंगे। आप मेन रोड से भी आ सकते हो, आप कहीं अंदर से भी आ सकते हो, आप कहीं और बलोच से उतर के आ सकते हो, आप गुलशन की तरफ से आ सकते हो। तो एम्स आने के डिफरेंट रास्ते होंगे। इन डिफरेंट रास्तों के जो एम्स आ रही हैं इनको बोला जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। किसी भी आउटपुट तक पहुंचने के लिए मोर देन वन फॉर्म्स हो, मोर देन वन वे हो उस काम को करने के, वो कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। फिर क्या कहता है ये, टिपिकली पॉलीमॉर्फिज्म अकर व्हेन देयर इज अ हायरार्की ऑफ क्लासेस एंड दे आर रिलेटेड बाय इनहेरिटेंस। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म मोस्टली उस वक्त होता है जब आप इनहेरिटेंस के अंदर हो। अब इनहेरिटेंस में होने की वजह से क्या होता है, हम कभी पिछली वाली क्लास से काम ले लेते हैं, कभी हम बीच वाली क्लास से काम ले लेते हैं, कभी हम अपनी क्लास का कोई मेथड बनाकर उसको यूज कर लेते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है, जैसे अगर मैंने सिस्टम को ऊपर यूजिंग सिस्टम लिखा हुआ है, यूजिंग सिस्टम की क्लास मैंने ऊपर लिखी हुई है,
तो इसको ऊपर लिखे हुए होने से मतलब क्या है, मेरी मर्जी मैं नीचे यूजिंग लिखूं या नहीं लिखूं। जो मैं लिखता हूँ राइट कंसोल डॉट राइट लाइन, तो मैं कंसोल से पहले सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूं या ना लिखूं ये मेरे ऊपर है। मुझे अगर कोई लाइन प्रिंट करानी है तो मैं उस लाइन को प्रिंट कराने के 3 तरीके हैं। या तो मैं यूजिंग सबसे ऊपर लिख दूं और फिर मैं नीचे सिर्फ लिखूं क्या कंसोल डॉट राइट लाइन। मैं कंसोल डॉट राइट लाइन को भी ऊपर ले जाऊं कहीं पे यूजिंग कंसोल डॉट इस तरह करके कहीं ऊपर ले लो, तो फिर मेरे पास सिर्फ राइट लाइन रह जाएगा। या मैं ऊपर कुछ भी ना दूं तो मैं नीचे क्या लिखूंगा कंसोल डॉट क्या सॉरी यूजिंग डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन या सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन इस तरह से। तो उस लाइन को लिखने के एक से ज्यादा मेथड होंगे, ये कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब क्या है, ये जो यूजिंग आप लिखे सॉरी ये जो आप क्लास ले रहे हो, ये क्लास क्या कर रही है, उस चीज को इनहेरिट कर रही है आपके प्रोग्राम में। अब जाहिर बात है जब उसने आपको इनहेरिट कर दिया, आपकी मर्जी है, आप उसको ऊपर ही कॉल कर दो, जैसे ऊपर ही आपने क्लास ऐड कर दी सिर्फ मेथड यूज करो, या आपकी मर्जी है आप उस चीज को उठाकर नीचे भी लेकर आ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है इट मींस दैट अ कॉल to a member function will cause a different functions to be executed depending on the types of object that invokes the function। ये कह रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म में डिपेंड करता है कि आप कौन, पहली बात तो ये कि डिपेंड करता है कि आप कौन से वे को लेकर चल रहे हो, आप कौन सा तरीका यूज कर रहे हो अपने आउटपुट को जनरेट करने का, एक चीज। दूसरी बात क्या है, दूसरी चीज वो ये कह रहा है कि वो इसी हिसाब से अपने मेंबर्स को एग्जीक्यूट करता है, अपने मेंबर्स को उठाता है। जितने मेंबर्स आप क्लास में लेकर आते हो, जो क्लास आप ऊपर यूज करते हो लाइब्रेरी के, वो सारे वहां पर जाके फॉर टाइम बिंग स्लीपिंग मोड के अंदर होते हैं। जैसे जैसे आप उनको कॉल करते हो वैसे वैसे वो उठ जाते हैं, जाग जाते हैं और वो अपना फंक्शन उस मखसूस जगह पर परफॉर्म करते हो, वापस जाके उधर ही ऊपर इंक्लूड में या यूजिंग वाली लाइब्रेरी में जाकर सेव हो जाते हैं। ये फंक्शन यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर बताया जा रहा है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन ओप्स बाय सेइंग ओप्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ओप्स की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जावा, सी है, सी प्लस, डिफरेंट जो भी है, सबके अंदर हम बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट आपको कहता है कि आफ्टर द इनहेरिटेंस इट इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओप्स। इनहेरिटेंस के बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड कौन सा होता है आपके पास, पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहले हम इनहेरिट करते हैं चीजों को। इनहेरिट क्यों करते हैं, जैसे लाइब्रेरीज आपने ऐड करी, सही है, आप देखो आप कोई भी प्रोग्राम बनाओगे सबसे पहले आप लाइब्रेरी में कुछ चीजें ऐड करते हो, लाइब्रेरी से कुछ चीजें इनहेरिट करते हो। सबसे पहला प्रोग्राम क्या होता है आपके इनपुट आउटपुट का, जैसे सी वगैरह के अंदर आप stdio या iostream को ऐड करते थे। उसके बगैर आप अपना प्रोग्राम नहीं चला सकते, लेकिन चला सकते हो इफ आप iostream के अंदर जो प्रोग्राम बना हुआ है वो प्रोग्राम पहले आप अपनी क्लास में अपने उस प्रोग्राम के अंदर लिखो। तो उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है, इस इनहेरिटेंस के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी पॉलीमॉर्फिज्म। सेकंड पॉइंट है इन पॉलीमॉर्फिज्म ओके, आपकी जो क्लास है तकरीबन 9 मिनट के अंदर एंड हो जाएगी। इन पॉलीमॉर्फिज्म the member function with the same name are defined in base class and also in each drive class। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, फंक्शन के जो मेंबर हैं वो सारी बेस क्लासेस में और ड्राइव क्लासेस में बताए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं, सही है, बताए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म is used to keep the interface of base class to its drive class। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, क्या काम करती है, वो आपकी बेस क्लास को इंटरफेस कराती है आपकी ड्राइव क्लास से। बेस क्लास क्या होती है, बेस क्लास वो क्लास होती है जिसके ऊपर रख कर आप अपना फंक्शन, आप अपना प्रोग्राम बनाते हो, और जो प्रोग्राम आप बना रहे हो तो उस बेस क्लास में से निकाल कर या उस बेस क्लास को यूज करते हुए वो आपके पास कहलाती है ड्राइव क्लास। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यूनिट्स होते हैं, एसआई यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। एसआई यूनिट्स भी वही है आपके पास, स्पीड, एक्सेलरेशन, स्पीड, ग्रेविटी एंड सो ऑन। या आप इस तरह से कहोगे आपके पास सेकंड, या आपके पास एसआई यूनिट है, सिंपल स्टैंडर्ड यूनिट।
आप इन्हीं में से और बाकी अपनी ड्राइव क्लासेस या अपने ड्राइव यूनिट्स बनाते हो, जैसे सेकंड्स आपने मिनट बना दिया, मिनट से आपने आवर बना दिया एंड सो ऑन। स्पीड से आपने एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आपने बना दी एंड सो ऑन आपका चल रहा है। तो ये चीजें आपके पास क्या है, बेस क्लास से निकाली गई। पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, आपकी बेस क्लास को हेल्प, आपकी बेस क्लास की इंटरफेस बनाता है, किससे, ड्राइव क्लास से। इंटरफेस से क्या मुराद होता है, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ या समीर वगैरह यहाँ बैठा हुआ है, तो हमारा इंटरफेस जो दूसरे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं क्लास में उनके साथ कैसे हो रहा है, इस जूम के थ्रू। ये जूम हमारा इंटरफेस बना रहा है हमारी क्लास का आपके साथ, या मेरी क्लास का, या कुछ मेरा एज अ टीचर आपके साथ। ये काम कर रहा होता है पॉलीमॉर्फिज्म विद इन बेस क्लास एंड इट्स ड्राइव क्लास। बेस क्लास में से कोई चीज चाहिए या बेस क्लास कोई इंफॉर्मेशन भेज रहा है, तो वो थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म बहते हुए, फ्लो होते हुए अपनी ड्राइव क्लास के अंदर आ रही होती है। फिर आता है आपके पास, पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव्ड बाय मीन ऑफ वर्चुअल फंक्शंस। पॉलीमॉर्फिज्म उस वक्त आप हासिल कर सकते हो जब आप वर्चुअल फंक्शन बनाते हो। वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल क्या चीज होती है अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होता है वर्चुअल? क्या चीज होती है वर्चुअल? सर अभी ज़हन में नहीं आ रहा। वर्चुअल वो होता सर है, वर्चुअल आप उसको बिना देखे काम हो ओके। क्या मुझे आपकी आवाज बहुत हल्की आई है। सर वर्चुअल मतलब वो है जो आप काम करें लेकिन वो डेटाबेस के अंदर ही होता है, कंप्यूटर के हम काम करें तो उसके अंदर ही वर्चुअल सारा एक तरह से एक अपना ऑनलाइन सिस्टम है, एक तरह से अंदर ही काम होगा वो चीज़ है। आपने बहुत अच्छी और बहुत हद तक सही एग्जाम्पल दी है। वर्चुअल क्या होता है, वर्चुअल वो चीज होती है जो सामने तो मौजूद है लेकिन होती नहीं, तो ये दिखती नहीं जी है। सर। वो बहुत सारे लोग, अब इसके मैं एग्जाम्पल पूछूंगा तो जब भी मैंने कहीं की एग्जाम्पल पूछी तो मोस्टली लोग एग्जाम्पल देते हैं हवा, कि भाई सर हवा है, मौजूद है लेकिन होती नहीं है, मतलब हमारे आसपास हम वो नहीं होते। हवा जी वर्चुअल सर। नहीं है, हवा मौजूद है, बस आप उसको देख नहीं सकते। वर्चुअल क्या है अच्छा सर कि सांस ले रहे हैं आप हैं लेकिन आप हमारे सामने नहीं है। क्या चीज, सर आप क्लास ले रहे हैं हमारी लेकिन हम आप हमारे सामने नहीं है, अभी एक्सीलेंट, ऑनलाइन चल रही है। ये आपके एग्जाम्पल एग्जैक्ट आपकी वर्चुअल के ऊपर बैठ रही है। अगर मैं अपनी वीडियो ऑन कर देता हूँ, या जैसे मैं ये पीपीटी आप लोग देख रहे हो, तो ये पीपीटी भी आपके पास सॉर्ट ऑफ है नहीं, लेकिन सॉर्ट ऑफ क्या है, वर्चुअली नजर आ रही है। अब वर्चुअल के अंदर बहुत सारी हमारे पास चीज आती है, वो फिर ग्राफिक्स का पार्ट आता है कि भाई वो चीज ईआर बेस है, वो चीज वीआर बेस है, जरा वो चीज क्या है, तो वो इस हिसाब से डिफरेंट हो जाती है। तो एआर बेस पे वो ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर चीज जा रही है। वर्चुअल में क्या होता है कि चीज आपको सामने नजर तो आती है लेकिन वो असल में वहां पर मौजूद होती नहीं है। ये चीज आपने अक्सर फिल्मों वगैरह के अंदर देखी होगी कि प्रोजेक्टर से तस्वीर भेजी गई या प्रोजेक्टर से आपने कोई चीज प्रोजेक्ट करी, वो बंदा चलता हुआ नजर आ रहा है लेकिन वहां पे वो बंदा मौजूद नहीं होता। तो तो वो चीज आपके पास वर्चुअल होती है। पॉलीमॉर्फिज्म हम कर सकते हैं किससे, वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू। वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू क्यों कर सकते हैं, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, हम उसको रियल फंक्शंस या किसी भी ऑर्डिनरी फंक्शंस के थ्रू क्यों नहीं कर सकते। हम वर्चुअल फंक्शन के थ्रू अपना पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता कि अगला बंदा जो पॉलीमॉर्फिज्म के दूसरी ड्राइव क्लास में या उसके और ड्राइव क्लास के अंदर बैठा हुआ है, वो कौन सा वेरिएबल यूज करेगा, उसके पास कौन सा वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं, अपनी चीजों को वर्चुअली कर देते हैं कि भाई यार ये वर्चुअली है, अगर कोई बंदा इसके अगेंस्ट में कोई दूसरा वेरिएबल आता है तो इसको उस हिसाब से चेंज कर दो। वर्चुअली फंक्शन वो होते हैं जो डायरेक्टली चेंज हो सके, ये जो अपने मेथड या अपनी किसी भी चीज के लिहाज से अपने आप को चेंज कर सके, वो आपके पास कहलाते हैं वर्चुअल फंक्शन। फिर इसके बाद आता है आपके पास इनफॉर्मलिज्म, वन पॉइंटर to a base class object may also provide method of an
object of its derived class. पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म में ये बात होती है कि पॉलीमॉर्फिज्म जरूरी नहीं कि वो आपकी किसी बेस क्लास को ही पॉइंट आउट कर रहा हो, बेस क्लास में से ही चीजें निकाल रहा हो, वो आपकी ड्राइव क्लास की तरफ भी पॉइंट आउट कर सकता है। ये चीज है आपकी पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे मैथ के एग्जांपल लेते हैं। अब मैथ स्टार्टिंग में जब आई होगी तो उसके अंदर सिर्फ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्रोग्रामिंग क्लास से बात कर रहे हैं, परसेंटेज आ गई, इक्वल्स टू आ गया, इस तरह के आपके जो बेसिक फंक्शंस हैं वो थे, सही है। अब लेट्स से कि वो आपकी बेस क्लास है। अब आहिस्ता आहिस्ता साइंटिफिक कैलकुलेटर आना शुरू हो गया। साइंटिफिक कैलकुलेटर आया तो गया, लेकिन उसके अंदर भी सारे फंक्शन मौजूद नहीं है। सिर्फ फंक्शन क्या मौजूद है कि अगर आपके पास बहुत सारे जीरो लगे हुए तो उसको 10 की पावर में कर दो। थोड़ा बहुत और आया तो साइन आ गया, कॉस आ गया, टेंजेंट आ गया, इस तरह के फंक्शन आ गए। अब जो आपके सिंपल बेसिक चीजें थी वो तो आपकी बेस क्लास हो गई, और ये जो दूसरे फंक्शन थे ये उसके ड्राइव फंक्शन बन गए। थोड़ा सा और जमाना चेंज हुआ, थोड़ा सा और हम एडवांस हुए। जैसे ही हम एडवांस हुए हमने और फंक्शन लेकर आने शुरू कर दिए, ब्रैकेट्स लगाना शुरू कर दिए। हमने सिर्फ स्क्वायर से आगे निकलकर हमने कहा कि यार एक आपने फंक्शन देखा होगा x की पावर y लिखा हुआ होता है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी x ले लें, कोई भी मर्जी से y ले लें, या वहां पर एक कैप का निशान बना हुआ होता है। तो ये जैसे लार्जर देन और ग्रेटर देन तो लेफ्ट और राइट को इंडिकेट कर रहा होता है ना, कैप का साइन क्या होता है, अप साइड के ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा होता है। अगर आप अपना कीबोर्ड देखोगे तो ये 6 के ऊपर बना हुआ है आपका। तो ये कैप का फंक्शन भी आपकी पावर को शो कर रहा होता है, इस तरह के फंक्शन। अब जाहिर सी बात है आपकी एक क्लास तो बन गया, एक प्रोग्राम तो बन गया, मैं उसी प्रोग्राम के अंदर क्यों ऐड करूं? तो मैंने क्या करा, उस प्रोग्राम के नीचे एक और ड्राइव क्लास लगा दी। अब बीच वाली ड्राइव क्लास के ऊपर वर्क कर रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं उससे सिर्फ बेस क्लास को ही पॉइंट करूं, मैं उस कैप वाली क्लास को भी पॉइंट कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं यार मुझे साइंटिफिक नोटेशन नहीं चाहिए, या मैं साइंटिफिकली वो चीज नहीं लिखना चाहता, मुझे कैप ज्यादा पसंद है, मैंने उस कैप को यूज कर लिया। अब पसंद है से मुराद क्या है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनसे कहा जाए कि यार ये इक्वेशन है कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर दो, तो अगर वहां पे कैप लिखा हुआ है, हर बंदे को पता है कैप का मतलब है पावर, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं कि भाई फकीर के फकीर वो वाली बात, वो उसको भी कैप ही यूज कर रहे होंगे। तो कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, पावर वाली यूज कर रहे होंगे, कुछ कैप यूज कर रहे होंगे, कुछ और ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, या कुछ और ज्यादा बेस क्लास के अंदर होंगे, वो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 कर रहे होंगे। तो कुछ तो आपकी बेस क्लास को कर रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन वाली, कुछ कैप क्लास को बोल रहे होंगे, और कुछ उसी बीच की साइंटिफिक क्लास को डिनोट कर रहे होंगे। अब आपका ये सेशन खत्म होने में 1 मिनट बचा है, आपको कोई बात पूछनी है तो आप पूछ लो। नो सर। कोई बात नहीं पूछनी? नो सर। अरे भाई पूछोगे तो काम बनेगा ना, ऐसे कैसे काम बनेगा? ऐसे तो मैं भगाता हुआ चला जाऊंगा, क्या करोगे फिर? अच्छा चलो। सर जिस चीज में डाउट होते हैं हम यूट्यूब में अपने वीडियोस डाली उसे देख लेते हैं फिर। चलो नो इशू।